Hello students, welcome back to our online video lecture. I am Ramesh Mishra and it is online video lecture of accountancy of class 12th and chapter is dissolution of a partnership firm and it is lecture number 2 of this chapter. And today's topic is settlement of accounts on dissolution. बेटा आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, डिसॉल्व होती है, कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, क्लोज होती है, तो उसके अकाउंट का सेटलमेंट कैसे किया जाता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि कोई पार्टनरशिप फर्म क्यों बंद होती है, बंद होने के, उसके क्लोज होने के, उसके डिसॉल्व होने के, डिसोल्यूशन के क्या रीजंस होते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की मीनिंग क्या है। अब हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म क्लोज होती है, बंद होती है, तो उसके जितने अकाउंट्स होते हैं उनका सेटलमेंट करना होता है। सेटलमेंट करने का सेंस यह होता है कि ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस में को लॉक करके पार्टनर घर पे बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी फर्म की लायबिलिटीज़ है फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब होता क्या है कि फर्म की जितने भी एसेट्स होते हैं उनको सेल किया जाता है और जो भी फर्म की लायबिलिटीज़ होती हैं उनका पेमेंट किया जाता है बेसिकली। तो अब इसमें हम करते क्या हैं कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो अकाउंट्स का सेटलमेंट करना होता है। तो अकाउंट, कौन सा अकाउंट किससे सेटल होगा, किसका अकाउंट किससे सेटल होगा, किसका पेमेंट किससे होगा, किसका पेमेंट किससे होगा, कैसे लायबिलिटीज एसेट्स का सेटलमेंट होगा। तो यानी यह कहें कि जितने अकाउंट्स मेंटेन किए गए थे या जितने अकाउंट्स चल रहे थे फर्म में, उनका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट सबसे पहले एक सेक्शन दिया 48, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 48 में कहा गया कि द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स इट एज फॉलोज। उसने कंडीशंस दिया, बताया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 48 में यह बताया गया है कि कैसे अकाउंट्स का सेटलमेंट किया जाता है जब कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, जब किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, बंद होती है कोई पार्टनरशिप फर्म, तो उस समय कैसे उसके अकाउंट्स का सेटलमेंट किया जाता है। यह बात कहाँ बताई गई है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 48 में। सेक्शन 48 कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ लॉस इंक्लूडिंग द डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल एंड लास्टली इफ नेसेसरी विल बी रियलाइज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेक्शन 48 कहता है कि सबसे पहले लॉस का पेमेंट होगा, लॉस की भरपाई की जाएगी, लॉस का सेटलमेंट किया जाएगा, इंक्लूडिंग डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल, और लॉस में इंक्लूड रहेगा जो भी कैपिटल में कमी आई है, डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल इंक्लूडेड, लॉस इंक्लूडेड द डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल। पहले इसका पेमेंट किया जाएगा, लॉस को सेटल किया जाएगा। तो लॉस का, फर्म के लॉस का कैसे सेटलमेंट किया जाएगा, तो फर्म का लॉस सेटल किया जाएगा कर रहा है किससे, प्रॉफिट से, फर्म के प्रॉफिट से। फर्म के प्रॉफिट का सेंस यह है कि अगर कोई फर्म के पास कोई पुराना प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट अगर बचा हुआ है, कोई ओल्ड प्रॉफिट अगर फर्म के पास है उस समय, तो पहले उस प्रॉफिट से लॉस का सेटलमेंट किया जाएगा। अगर प्रॉफिट से लॉस का सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट आउट ऑफ द कैपिटल, तो नेक्स्ट जो है अमाउंट किससे सेटल किया जाएगा, कैपिटल से।
और फिर भी अगर नहीं हो पाता है सेटलमेंट लॉस का, तो लास्टली इफ़ नेसेसरी विल बी रियलाइज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनर्स अपने घर से लेकर के आएंगे किस रेशियो में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसको हम आगे और जो है डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स। कह रहा है कि सेकेंडली जो है लॉस का सेटलमेंट करने के बाद सेकेंड काम करेंगे डिसोल्यूशन के समय कि जितने भी फर्म की एसेट्स रहेंगी सबको क्या करेंगे, सेल करेंगे। फर्म की टोटल एसेट्स सेल की जाएगी, एक्सक्लूडिंग, इसको छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे फिक्टिशियस एसेट्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का कोई बैलेंस है, यानी एक्यूमुलेटेड लॉसेस कर लो जो एसेट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनको नहीं, उनको छोड़ करके बाकी जितनी भी फर्म की एसेट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ करके जितने भी फर्म की एसेट्स हैं सबको क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा, सबको बेच दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा। और उससे जो कैश आएगा, जो अमाउंट आएगा, जो कैश आएगा, जो पैसा आएगा, उससे पेमेंट किया जाएगा। किसका पेमेंट किया जाएगा और किस सीक्वेंस में पेमेंट किया जाएगा, यह बात बता रहा है। सेकेंड पहला काम क्या करेंगे कि लॉस का सेटलमेंट करेंगे। लॉस का सेटलमेंट किससे किया जाएगा, फर्म के पास अगर कोई ओल्ड प्रॉफिट है तो उससे, अगर उससे भी नहीं हो पाता है तो कैपिटल से करेंगे, कैपिटल से भी नहीं हो पाता है तो पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जितना अमाउंट चाहिए और उतना लाएंगे और लॉस का सेटलमेंट किया जाएगा। और सेकेंड काम करते हैं डिसोल्यूशन के समय कि फर्म की जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको क्या किया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। और उससे जो पैसा आएगा, जो कैश आएगा, उससे पेमेंट किया जाएगा। किसका पेमेंट किया जाएगा और किस ऑर्डर में पेमेंट किया जाएगा, किस मैनर में पेमेंट किया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि उस पैसे से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड डेब्ट ऑफ द फर्म विल बी पेड। फर्म का जो डेब्ट है, जो लाइबिलिटीज़ है, जो कर्ज है, कौन सा, आउटसाइड जो लाइबिलिटीज़ है फर्म की, सबसे पहले उसका पेमेंट किया जाएगा। देन अगर पैसा बच जाता है तो आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द लोन एडवांस बाय पार्टनर्स विल बी पेड। तो अगर इसका पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बच जाता है, अमाउंट बच जाता है, तो पेमेंट किया जाएगा किसका, अगर पार्टनर से फर्म कभी लोन लिया था, पार्टनर से अगर फर्म ने लोन लिया है तो उसका पेमेंट किया जाएगा। देन उसके पेमेंट के बाद भी अगर कैश बच जाता है तो देयर आफ्टर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल था उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। जो फर्म में पार्टनर्स ने कैपिटल का लगाया था, जो कंट्रीब्यूट किया था, अगर अमाउंट बचा रहेगा तो उसका पेमेंट किया जाएगा, उसका कैपिटल रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर अमाउंट बच जाता है, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, उसके बाद भी अगर अमाउंट बच जाता है, इफ़ सम अमाउंट रिमेन्स इट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद भी अगर कोई अमाउंट बच जाता है तो उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, किस रेशियो में, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और हम आगे क्लियर करेंगे इसको। आते हैं नेक्स्ट अपने सेक्शन पे। अब ये 48 में बात कही गई, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 40 में ये दो बातें कही गई। सेक्शन 48 में लॉस के सेटलमेंट की बात कही गई और रियलाइज़ करने के लिए कहा गया सेल को क्या करो, एसेट्स को क्या करो, सेल कर दो, और उससे वैल्यू जो रियलाइज्ड हो रही है, जो वैल्यू रियलाइज्ड हुई उससे क्या करो, पेमेंट करो। किसका पेमेंट करो और किस ऑर्डर में पेमेंट करो, वह बात बताया। फिर कहा उसने एक सेक्शन 49 दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 49 देता है और कहता है, सेक्शन 49 में बताता है कि देखो जो डेब्ट होते हैं
वह दो होते हैं, एक फर्म की डेप्ट होती है और एक प्राइवेट डेप्ट होता है। एक फर्म्स डेप्ट होता है, एक प्राइवेट डेप्ट होता है किसी पार्टनरशिप फर्म में। फर्म्स डेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो फर्म का कर्ज है, जो फर्म की लाइबिलिटीज़ है, जो फर्म ने आउटसाइडर से बाहरी लोगों से जो कर्ज ले रखा है उसे कहा जाएगा फर्म्स डेप्ट। और प्राइवेट डेप्ट वे डेप्ट होते हैं जो पार्टनर ने लिया है, जो पार्टनर ने अपने बिहाफ पे अपने पर्सनल कैपेसिटी से जो लिया, अपने रिलेटिव से, अपने पड़ोसी से या अपने मित्र से, दोस्त से, किसी से पार्टनर्स अपने बिहाफ पे अपने पर्सनल कैपेसिटी से जो लोन लिया है पर्सनल, उसे कहेंगे क्या? प्राइवेट डेप्ट। तो जब क्वेश्चन में ऐसी बात आती है फर्म्स डेप्ट की या प्राइवेट डेप्ट की, तो इनका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, इनका पेमेंट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए एक्ट बताता है 49 बताता है, कहता है कि अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म इज फर्स्ट यूज्ड टू पे ऑफ फर्म डेप्ट and if there is any surplus available it is distributed among the partners। कह रहा है कि फर्म की जो एसेट्स है उसे सेल करने पे जो वैल्यू रियलाइज्ड होगी, जो अमाउंट मिलेगा, जो कैश मिलेगा, रिसीव्ड होगा, उसमें से सबसे पहले हम फर्म का डेप्ट का पेमेंट करेंगे। Amount realized from the sale of the assets of the firm is first used to pay off firm debt and if there is any surplus available it is distributed among the partners। अगर जो है फर्म की एसेट्स सेल करने पे, फर्म की जितनी भी एसेट्स है, बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं उनको सेल किया जाएगा, तो सेल करने पे जो वैल्यू रियलाइज्ड होगी, जो अमाउंट मिलेगा, उसमें से सबसे पहले क्या किया जाएगा? फर्म का जो लायबिलिटीज़ होगा, फर्म का जो कर्ज होगा, फर्म का जो डेप्ट होगा, उसका पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो वह पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सेकेंड बात कर रहा है कि प्राइवेट डेप्ट को लेकर के, तो कर रहा है कि अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट estate of partners will be used first to pay the private debt of the partners and if there is any surplus available it will be used in paying off the firm's debt। क्या मीनिंग है इसकी? 49 में बताया गया है, सेक्शन 49 में, कि अगर प्राइवेट डेप्ट जो प्राइवेट पर्सनल जो पार्टनर्स के जो लोन हैं, कर्ज हैं, वह उसका पेमेंट उसके एसेट से किया जाएगा। पार्टनर्स की एसेट सेल की जाएगी और पार्टनर्स की एसेट्स का सेल करने पे जो अमाउंट रियलाइज्ड होगा उसमें से सबसे पहले हम पार्टनर्स जो प्राइवेट डेप्ट है उसका पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाएगा तब हम फर्म्स के डेप्ट का पेमेंट करेंगे। ध्यान देना, यह कंडीशन क्यों आती है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, यह कंडीशन क्यों आती है? जैसे कि 8 लाख का सपोज 8 लाख का जो है फर्म का डेप्ट है, फर्म का कर्ज कितना है? 8 लाख है। फर्म का जो है डेप्ट क्या है? 8 लाख है। फर्म की जो सभी एसेट सेल हुई, तो फर्म की सभी एसेट सेल हुई तो 5 लाख ही वैल्यू रियलाइज्ड हो पाया। फर्म की एसेट से वैल्यू रियलाइज कितना हुआ? 5 लाख ही हो पाया। तो और उसका कर्ज कितना है? 8 लाख है। तो चलो 5 लाख तो पेमेंट हो गया कर्ज, यानी अभी भी 3 लाख फर्म का डेप्ट बचा हुआ है। फर्म का डेप्ट अभी भी क्या हुआ है? बचा हुआ है। तो यह कहाँ से पेमेंट किया जाएगा? तो पार्टनर्स को देखा जाएगा कि पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स का एसेट्स बेचा जाए। जब पार्टनर्स का एसेट्स बिकेगा, मान लो पार्टनर्स का एसेट्स बिका 6 लाख में, पार्टनर्स का एसेट बिका 6 लाख में, तो जब पार्टनर्स का एसेट बिका 6 लाख में, सेल हुआ 6 लाख में, वैल्यू रियलाइज हुई 6 लाख, तो इसमें से देखा जाएगा कि क्या पार्टनर्स का कोई प्राइवेट उसका लोन है, क्या उसका कोई प्राइवेट डेप्ट है, क्या उसका पार्टनर्स का खुद का कोई कर्ज है। तो अगर कोई है तो पहले उसका पेमेंट किया जाएगा, फिर अगर कोई बैलेंस अमाउंट बचेगा तब जो है फर्म के डेप्ट का पेमेंट किया जाएगा। यह क्लियर हुआ?
यानी फर्म के एसेट से सबसे पहले फर्म के डेब्ट का पेमेंट किया जाएगा, अगर कोई पैसा बचेगा तो पार्टनर्स को उसमें दे दिया जाएगा, पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट में उसी का पार्टनर्स मालिक है जी। जो कुछ बचा रहेगा वो मालिक का ही होगा, ओनर का ही होगा। और अगर फिर भी फर्म का कर्ज अगर चुकता नहीं हुआ, पेड नहीं हो पाया, तो पार्टनर्स लाइबल होंगे। पार्टनर्स मालिक हैं, पार्टनर्स लाइबल होंगे। पार्टनर्स को अपने घर से लाना होगा, अपने घर के कपड़े गहने बेचेंगे और जो कैश आएगा उससे उनका प्राइवेट कर्ज चुका करके जो अमाउंट बचेगा वो फर्म का कर्ज का पेमेंट किया जाएगा, फर्म का जो लाइबिलिटीज़ होगा उसका पेमेंट किया जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक बार समराइज़ कर लेते हैं और समराइज़ करने के बाद हम आगे चलते हैं। तो हमने क्या बताया अभी तक आपको कि इस चैप्टर में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की क्या मीनिंग है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की क्या मीनिंग है। पार्टनरशिप का डिसॉल्व होने का सेंस केवल यही होता है कि पार्टनर्स के रिलेशन चेंज हो जाते हैं, चेंज इन रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, बट द फर्म कंटिन्यू रहती है, फर्म चलती रहती है। बस पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट चेंज होता है उनका, पार्टनर्स का जो क्या होता है आपस का एग्रीमेंट चेंज हो जाता है या उनका रिलेशन चेंज हो जाता है। लेकिन जब फर्म के डिसोल्यूशन की बात की जाए, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की बात की जाए तो उसकी मीनिंग यही है कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म अब क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगा। बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यही तो मीनिंग है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स कि पूरे का पूरा बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब हमने अभी आपको बताया सेक्शन 48 में बताया गया है कि कैसे अकाउंट्स का सेटलमेंट किया जाएगा। जब फर्म बंद होगी, क्लोज होगी, तो अकाउंट्स का सेटलमेंट करना होता है। तो अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले बताया गया सेक्शन 48 में 2 बातें बताई गई। उसमें से पहली बात बताई गई कि सबसे पहले हम लॉस का सेटलमेंट करते हैं, लॉसेस का सेटलमेंट करेंगे। तो लॉसेस का सेटलमेंट कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। लॉस का सेटलमेंट करेंगे सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट में से। अगर कोई पुराना प्रॉफिट फर्म के पास पड़ा हुआ है तो उसमें से करेंगे पहले, और वहाँ से भी नहीं हो पाएगा तो कहाँ से करेंगे, कैपिटल से करेंगे। अगर वहाँ से भी नहीं हो पाएगा तो लास्टली हमें पार्टनर से मंगाना होगा। पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उतना अमाउंट लेकर के आएंगे और लॉस को सेटल करेंगे। जैसे अगर 5 लाख रुपीज़ लॉस है, 5 लाख रुपीज़ लॉस हुआ और अगर फर्म के पास 50,000 जो है प्रॉफिट पड़ा हुआ है पुराना, तो 50,000 इसे कंपनसेट कर लिया जाएगा, सेटल कर लिया जाएगा। अभी भी लॉस कितना बचा, 4,50,000। फिर इसको सेटल किससे किया जाएगा, कैपिटल से। और कैपिटल 2 लाख है तो 2 लाख लॉस सेटल हो जाएगा। नहीं, अभी भी 2.5 लाख बचा हुआ है, तो अब वो 2,50,000 का कैसे सेटल किया जाएगा, तो पार्टनर से मंगाया जाएगा पैसा उतना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इज इट क्लियर। अब फिर सेक्शन 48 में एक और बात बताई गई कि अब चूँकि फर्म बंद हो रही है तो फर्म की सभी एसेट्स को क्या करो, सेल कर दो। फर्म की सभी एसेट्स को क्या करो, सेल कर दो, और उससे जो भी पैसा आए इस आर्डर में पेमेंट कर दो। इस आर्डर में लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दो। किस आर्डर में जी, सब उसमें से कह रहा है कि सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर दो। रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है कि जब फर्म बंद होती है, क्लोज होती है, डिसॉल्व होती है, तो कुछ उसके डिसॉल्व होने में कुछ खर्च लगते हैं। डिसॉल्व करने में, फर्म को बंद करने में कुछ खर्च लगते हैं। जैसे एसेट्स को बेचा जाएगा, तो एसेट्स को बेचने के लिए जो है शायद ब्रोकर की ज़रूरत पड़ सके, स्टाम्प की ज़रूरत पड़ सके, लॉयर की ज़रूरत पड़ सके। यानी जो भी उस प्रोसेस को करवाने में जो एक्सपेंस हुआ उसी को क्या कहते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो जो भी पैसा आया उसमें से सबसे पहले हम किसका पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस कुछ नहीं हुआ है तो हम आउटसाइड लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। फर्म की जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ है उसका पेमेंट करेंगे। आउटसाइड लायबिलिटीज़ भी 2 तरीके की होती है, एक सिक्योर्ड होती है, एक अनसिक्योर्ड होती है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि उसमें पहले मेंशन होता है कि नहीं, सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी आउटसाइड, अगर यह सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की बात नहीं की गई है, केवल आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं जैसे क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन है, तो उनको फिर पेमेंट कर दिया जाएगा।
फिर इनका पेमेंट करने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तब पार्टनर्स लोन का पेमेंट किया जाएगा। अगर पार्टनर्स ने लोन दिया है, पार्टनर्स अगर फर्म को लोन दिया है तो उसकी लोन का पेमेंट किया जाएगा, फर्म करेगी। फिर भी अगर पैसा बच जाता है तब पार्टनर्स के कैपिटल को लौटाया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। जो भी पार्टनर्स का कैपिटल लगा था फर्म में वह उसको वापस किया जाएगा। और उसके बाद अगर अमाउंट बच जाता है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, यहीं तक ही पैसा ख़त्म हो जाता है, यहीं तक पैसा ख़त्म हो जाता है। जो एसेट को सेल करने पर जो पैसा मिलता है, इसका पेमेंट कर दिए, इसका पेमेंट कर दिए, इसका पेमेंट कर दिए, शायद यहाँ पैसा ख़त्म हो जाए, शायद यहाँ पैसा ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी अगर यहाँ तक आ रहा है, अगर पैसा अभी भी बचा हुआ है, पार्टनर्स के कैपिटल को लौटाने के बाद, रिटर्न करने के बाद भी अगर पैसा बचा हुआ है तो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को दे दिया जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? कोई डाउट नहीं ना? अब हम आगे आ जाते हैं। फिर अभी हमने बताया पीछे कि 48 में 2 बातें कही गई। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 49 में कहा गया कि देखो डेप्ट के बारे में बात कहा गया। कहा कि एक देखो फर्म की डेप्ट होती है, एक प्राइवेट डेप्ट होती है। तो फर्म की डेप्ट मीन्स डेप्ट ओन्ड बाय द फर्म टू आउटसाइडर। जो फर्म ने आउटसाइडर से जो डेप्ट कर्ज लिया है वो फर्म्स की डेप्ट है। प्राइवेट डेप्ट मीन्स डेप्ट ओन्ड बाय द पार्टनर्स इन पर्सनल कैपेसिटी। पार्टनर्स अपने पर्सनल कैपेसिटी से जो कर्ज लिए हैं, जो लोन लिए हैं, वह उनकी प्राइवेट डेप्ट है। अब इनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा, इनका कैसे सेटलमेंट किया जाएगा? तो कह रहा है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म्स के प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ करके, फर्म की प्रॉपर्टी को बेच करके जो अमाउंट आएगा उसमें से फर्स्टली हम पे करेंगे फर्म्स डेप्ट को, फिर आफ्टर दैट अगर कोई अमाउंट बच जाता है तो हम प्राइवेट डेप्ट का पेमेंट करेंगे। देन इसमें कह रहा है कि अगर पार्टनर्स की प्रॉपर्टी यूज़ की जाए, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी सेल की जाएगी तो उससे जो पैसा आएगा उसे सबसे पहले फर्स्टली हम पे करेंगे प्राइवेट डेप्ट, यानी पार्टनर्स के डेप्ट का पेमेंट करेंगे। आफ्टर अगर कोई अमाउंट बच जाता है तो हम सेकेंडली पे करेंगे फर्म्स के डेप्ट का, फर्म्स के डेप्ट का सेकेंडली पेमेंट करेंगे। इज इट क्लियर? आ जाओ, अभी तक तो हमने इसको समराइज़ भी कर लिया। अब कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ओरली बेच दिए जाएंगे, सेल कर दिए जाएंगे, पेमेंट कर दिए जाएंगे। सेल करने का और पेमेंट करने का एक प्रोसेस करना होगा ना, एक प्रोसेस के थ्रू होगा ना, कुछ रिकॉर्ड बनाने होंगे ना कि नहीं देखो इतने का यह बिका, इतने का ये बिका, इतने का ये बिका, इसको इतना पेमेंट कर दिया, इसको इतना पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटीज़ सबको सेटल करना है। तो सेटल करने का वाला काम तो दिखाना होगा, यानी अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा। अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है किसी फर्म का, तो उस समय कुछ अकाउंटिंग प्रोसीजर करने होते हैं, कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होते हैं। वह क्या करने होते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इन दिस चैप्टर का सेंस क्या है, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है फर्म, तो उस कंडीशन में वी हैव टू प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर्स। कुछ हमें लेजर्स बनाने होते हैं, कुछ हमें क्या बनाने होंगे, लेजर्स बनाने होंगे, अकाउंट्स बनाने होंगे। किसका किसका जी, कौन कौन सा लेजर्स क्रिएट होगा उस टाइम पे? तो कह रहा है कि पहला रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा। क्या और क्या बनाया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। और क्या बनाया जाएगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया जाएगा। एंड लास्ट कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश या बैंक सेम है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाया जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट यह तो मस्ट है। यह पार्टनर्स लोन अकाउंट ओनली इन स्पेसिफिक केस, अगर क्वेश्चन में डिमांड करेगा स्पेसिफिक केस कोई रहेगी तब पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाए जाते हैं। बात आती है कि ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? तो रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन for disposing of all the assets of the firm and making payment to all the creditors. Realization account is a nominal account and the object of such an account is to find out the profit or loss on realization of assets and payment of liabilities. बेटा रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है
फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं या फर्म की जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं सबको इस अकाउंट में हमें पोस्ट करना होता है, इस लेजर में ट्रांसफ़र करना होता है। और इस लेजर में ट्रांसफ़र करके हमें यह पता चल जाता है कि नहीं हमारे फर्म की इतनी एसेट्स हैं और इतनी लायबिलिटीज़ हैं। और फिर हम एसेट्स को सेल करते हैं और लायबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं इसी अकाउंट के थ्रू एसेट्स लायबिलिटीज़ का हम क्या करते हैं, सेटलमेंट करते हैं। एसेट्स लायबिलिटीज़ का सेटलमेंट हमने कर दिया इस अकाउंट के थ्रू। फिर उसके बाद इस अकाउंट का एक और पर्पज़ होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का सेटलमेंट करने के बाद, यानी सेटलमेंट का मतलब क्या, अकाउंट का, एसेट्स के अकाउंट का और लायबिलिटीज़ के अकाउंट का सेटलमेंट करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले कितनी एसेट्स हैं बिजनेस के पास उसको सबको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और लायबिलिटीज़ कितनी हैं वह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर उसको इसी की हेल्प से सेल किया जाता है। एसेट्स को सेल किया जाएगा, कौन क्या क्या पैसा आया, फिर लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया उसी ऑर्डर में। फिर उसके बाद चेक किया जाता है कि एसेट्स के बेचने पे जो पैसा आया और उसमें से लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने पे पेमेंट कर दिया गया, तो क्या लास्ट में कुछ अमाउंट बचा हुआ है, कुछ अमाउंट क्या बचा हुआ है, कह रहा है कि एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ सच अकाउंट इज़ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। एसेट्स का रियलाइजेशन जब हुआ, एसेट जब रियलाइज़ किया गया और जब लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया गया, तो क्या उस कंडीशन में कोई लॉस या प्रॉफिट आया, इसी पर्पज़ के लिए बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। इज़ इट क्लियर? और हम बाकी भी ऐसे ही लेजर्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम अभी कंसेप्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जितना हमारे चैप्टर में कंसेप्ट हैं वह सभी हम एक साथ डिस्कस कर लें, उसके बाद हम 1 बाय 1 आपको कराते चलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशंस आती है समटाइम्स क्वेश्चन से दैट डू नॉट प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स रेदर पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि आप इन लेजर्स अकाउंट को मत बनाओ, लेजर्स अकाउंट बनाने की डिमांड नहीं करता है, जनरल एंट्री पूछ देता है। जनरल एंट्रीज पूछता है कि कैसे हम अकाउंट का सेटलमेंट करेंगे, कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। जब कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, क्लोज हो रही है, तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो करते हैं उनके लिए आप जनरल एंट्री पास करके दिखाइए, जनरल एंट्री पास करके दिखाइए। तो चलो हम इस चैप्टर में जनरल एंट्रियाँ क्या पास होती हैं, क्या पास होंगी, वह हम देख लेते हैं कैसे पास की जाएंगी। आओ बेटा, तो जनरल एंट्री में हमने आपको बताया पहले कि फर्म की जो भी एसेट्स लायबिलिटीज़ हैं, फर्म की जो भी एसेट्स लायबिलिटीज़ हैं उनको सेल किया, एसेट्स को सेल करके लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है। यही तो अगर बेसिक तरीके से देखें, बेसिकली यही काम होता है कि फर्म की क्या एसेट्स को सेल किया जाएगा, जो पैसा आएगा उसे लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा ना कि फर्म की एसेट्स कौन कौन सी हैं, कितनी एसेट्स हैं, फर्म की कितनी एसेट्स हैं, कौन कौन हैं, तभी तो उसको बेच पाओगे, आप सेल कर पाओगे इजीली। तो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो होती है मेरे बच्चे कि फर्म की जितने भी एसेट्स हैं, फर्म के जितने भी एसेट्स होते हैं उनके अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं। और उनके अकाउंट्स को क्लोज करने का सेंस यही है कि हमें पता चल जाता है कि नहीं देखो यह अकाउंट्स है, यह अकाउंट्स है, यह अकाउंट्स है, एसेट्स का है, अब इनको हमें बेचना है, इन एसेट्स को हमें बेचना है। आइडेंटिफाई पहले हम कर लिए कि नहीं हमें यह एसेट्स हैं। लेकिन अब वह एसेट्स जब आइडेंटिफाई कर लिए गए तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं उनके अकाउंट्स को क्लोज करने का, एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करने का काम करते हैं हम। तो क्लोज कैसे किया जाता है कि जो एसेट्स हैं उन सभी एसेट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट में जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के ही थ्रू हम काम करते हैं, जान जाना। एसेट्स लायबिलिटीज़ का सेटलमेंट जो है, लायबिलिटीज़ का सेटलमेंट, एसेट्स को बेचना,
और उससे पेमेंट करना लाइबिलिटीज़ का। सारे काम किससे होंगे? रियलाइजेशन अकाउंट से ही होंगे। जितने भी फर्म के एक्सपेंस होंगे, इनकम होंगे, प्रॉफिट होंगे, जो भी काम करने पे, वह सब कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ही, क्योंकि वैल्यू रियलाइज्ड हो रही है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करेंगे। जो भी फर्म की एसेट्स होगी उसको सबका अकाउंट्स क्लोज करना होगा। और अकाउंट्स क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होगा जी? क्योंकि अब तो फाइनली हमें एसेट्स बेचना है ना, एसेट्स बेचना है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यह एसेट्स हैं फर्म की, अब उनके अकाउंट्स को हम क्लोज करेंगे, क्लोज कर देंगे तभी तो बिकेगी। बस सेल करने के लिए क्या करना होगा? पहले उनको क्लोज करना होगा। तो उनके अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होगा? फर्म को क्या करना होता है? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। वहीं से रियलाइजेशन अकाउंट से सेटलमेंट किया जाता है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट से ही सबका सेटलमेंट किया जाता है। तो एसेट्स को पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री पास करें होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सर एसेट्स अकाउंट क्यों जो है क्रेडिट किया जा रहा है? बेटा एसेट्स को ख़त्म किया जा रहा है। एसेट्स को क्या किया जा रहा है? ख़त्म किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है, रिटेन ऑफ किया जा रहा है ना, हटाया जा रहा है। क्योंकि अब तो बेचना है ना उसे, लेकिन किसके थ्रू बेचना है? अब रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू बेचना है। अब हम एसेट्स को अब कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए? रियलाइजेशन। अब एसेट्स रिलेटेड जो भी काम हम करेंगे आगे फर्दर, वो हर एक जगह हम अब क्या नाम यूज़ करेंगे? रियलाइजेशन का नाम यूज़ करेंगे। क्योंकि हमने अब एसेट्स को क्या किया? ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो पहली एंट्री क्लोजिंग की, किसकी क्लोजिंग की? एसेट्स की क्लोजिंग की एंट्री होगी। और इसमें वो सभी एसेट्स इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट, एक्सक्लूडिंग, छोड़ करके, किसको छोड़ करके जी? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कैश और बैंक। फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या आते हैं जी? फिक्टिशियस एसेट्स में आ जाएंगे बेटा आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस। बोलो, कोई पार्टनर, कोई जो है फर्म ने अगर कोई किसी पार्टनर्स को लोन दे रखा है तो वह अमाउंट, यह सब एसेट्स में कंसीडर नहीं होंगे, लेकिन गुडविल कंसीडर होगा। तो पहले हम क्या एंट्री पास कर दिए? एसेट्स के ट्रांसफ़र करने की। एसेट्स ट्रांसफ़र कहाँ किया गया? रियलाइजेशन अकाउंट में किया गया। किस वैल्यू पे किया जाएगा? बुक वैल्यू पे किया जाएगा। एसेट्स जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, वह बुक वैल्यू पे किए जाते हैं। सबसे पहला काम डिसोल्यूशन के समय, इन जर्नल एंट्री करते समय, कि एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करते हैं। एसेट्स का अकाउंट क्लोज होता है कैसे? उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। किस वैल्यू पे? एसेट्स की जो बुक वैल्यू होती है उस पे एसेट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर सेम काम वही करते हैं। फिर सेम लाइबिलिटीज़ के लिए भी वही काम, लाइबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। लाइबिलिटीज़ को भी हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। यानी लाइबिलिटीज़ के भी अकाउंट को क्लोज करना होगा। लाइबिलिटीज़ के भी अकाउंट को क्या करना होगा बेटा? क्लोज करना होगा। हम सबसे पहला काम बार बार हम कर रहे हैं, ध्यान देना, एसेट्स लाइबिलिटीज़ के अकाउंट को क्लोज करते हैं। और एसेट्स लाइबिलिटीज़ का अकाउंट क्लोज होता है रियलाइजेशन अकाउंट से। यानी एसेट्स लाइबिलिटीज़ को हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जब हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ और टू एसेट्स हुआ। क्योंकि अब एसेट्स कम हो गया, एसेट्स ख़त्म कर रहे हैं। जब एसेट्स रिड्यूस होता है, डिक्रीज़ करता है, तो क्रेडिट किया जाता है। लेकिन जब लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती है, कम होती है, ख़त्म होती है, तो क्या होती है? डेबिट होती है। यहाँ कोई भी लाइबिलिटीज़ हो सकती है, जो भी हो उसके लिए नाम क्रेडिटर्स हो, बैंक लोन हो, जैसे यहाँ एसेट्स हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, जो भी एसेट्स है सब। तो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या किए? ट्रांसफ़र कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में। यह काम हो गया, इन दोनों का अकाउंट क्लोज हो गया। एसेट्स लाइबिलिटीज़ का अकाउंट क्या हुआ बेटा? क्लोज हो गया। अब एसेट्स लाइबिलिटीज़ का जब जब हमें नाम यूज़ करना होगा तब तब हम क्या नाम यूज़ करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि एसेट्स लाइबिलिटीज़ क्या हो गए? अब क्लोज हो गए, उनका अकाउंट्स क्लोज हो गया।
बंद हो गया, अब उसकी जगह पे कौन सा अकाउंट आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट आ गया। यह बातें क्लियर है सर? एक बार और बेटा, आप जो है सबसे पहले जनरल एंट्री करते हैं एसेट्स लाइबिलिटीज़ के अकाउंट के क्लोज करने की, और एसेट्स लाइबिलिटीज़ का अकाउंट क्लोज होता है रियलाइजेशन अकाउंट से, यानी एसेट्स लाइबिलिटीज़ को हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और जब एसेट्स ट्रांसफ़र होता है रियलाइजेशन अकाउंट में तो बुक वैल्यू पे होगा और एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बुक वैल्यू पे। इसमें से फिक्टिशियस एसेट शामिल नहीं होंगे उसमें, लेकिन गुडविल शामिल होगा। और सेम लाइबिलिटीज़ के लिए भी हम ट्रांसफ़र, लाइबिलिटीज़ को भी अकाउंट जब क्लोज करते हैं तो हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और जब लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की जाती है रियलाइजेशन अकाउंट में, या यह कहें कि लाइबिलिटीज़ जब अकाउंट क्लोज होता है तब उस कंडीशन में हम जनरल एंट्री पास करते हैं लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यह भी किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। इज इट क्लियर? अब हमने ट्रांसफ़र तो कर दिया, हमें पता चल गया कि नहीं हमारी इतनी एसेट्स है, हमारी इतने लाइबिलिटीज़ हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में सब पता चल गया कि नहीं देखो इतने एसेट्स हैं फर्म की और फर्म की इतनी लाइबिलिटीज़ हैं। चलो भाई इनके अकाउंट को क्लोज हो गया, लेकिन अब हमें करना क्या है, एसेट्स को बेचना है, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है। तो हम चलो क्या काम करेंगे, थर्ड एंट्री पास होती है एसेट्स के सेल होने की। एसेट्स को क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। एसेट्स को क्या किया जाएगा बच्चा, सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो जब सेल किया जाएगा एसेट्स को, जब सेल किया जाएगा तो क्या आएगा, पैसा आएगा, कैश आएगा। जब एसेट्स बिकेगा तो क्या आएगा, कैश आएगा, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू जो भी है, कैश रिसीव हो गया ना, एसेट्स बिका तो क्या एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने कहा ना कि अब हम एसेट्स का नाम नहीं यूज़ करेंगे, उसके जगह पे क्या नाम यूज़ करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग एसेट्स सोल्ड फॉर कैश। एसेट्स क्या हो गई, बिक गई कैश में। किस वैल्यू पे बिकेगी हमेशा, मार्केट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे। क्लियर है, जो भी मार्केट में उसकी वैल्यू है। इज इट क्लियर? यह एंट्री पास होगी मार्केट वैल्यू पे, और जब एसेट्स बिकेगा तो हम एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अरे मेरे बच्चे, क्लास 11th में आप क्या एंट्री करते थे, जब एसेट्स को सेल किया जाता था तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू बिल्डिंग करते थे ना, टू फर्नीचर टू बिल्डिंग करते थे। लेकिन हमने अब जो है उस एसेट्स फर्नीचर बिल्डिंग मशीनरी को तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन में, तो अब उसके जगह पे हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट यूज़ करेंगे। क्योंकि पार्टिकुलर अब जो है वह एसेट्स कम होता था ना, बिल्डिंग बेची जाती थी तो बिल्डिंग का अमाउंट कम होता था, लेकिन चूंकि बिल्डिंग या फर्नीचर या मशीनरी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो अब जो है कम क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट कम होगा ना। रियलाइजेशन अकाउंट से उठा करके एसेट्स बेचा जा रहा है तो अब रियलाइजेशन अकाउंट कम होगा ना, रिड्यूस करेगा कौन, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एसेट्स के अकाउंट को तो हमने क्लोज कर दिया और उसके जगह पे हमने क्या क्रिएट कर लिया, रियलाइजेशन। क्यों, क्योंकि एसेट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया था रियलाइजेशन में। तो अब जब एसेट्स बिकी तो कौन सा अकाउंट हमारा रिड्यूस हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट रिड्यूस हुआ। तो हमने एंट्री क्या किया कि हमारा एसेट्स बिका यानी रियलाइजेशन अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, उसके बदले हमें कैश आ रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यह एंट्री मार्केट वैल्यू पे होगी। और किस लिए हो रही है, जब एसेट्स सेल किया जा रहा है, रियलाइज़ किया जा रहा है, नरेशन लिख लेंगे बीइंग एसेट्स सोल्ड फॉर कैश। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो है देख लो, एक बात आती है इसमें कभी कभी एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स की, अनरिकॉर्डेड एसेट्स की। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का सेंस होता है यह कि ऐसी एसेट्स जो बुक में अपीयर नहीं थी, कभी बुक में अपीयर नहीं थी, वह कभी पता ही नहीं चला कि यह भी कोई एसेट्स है। लेकिन जब फर्म बंद होने लगी, जब फर्म बंद होने लगा तो अचानक से पता चल रहा है कि अरे अरे तो एसेट्स यह भी है। अरे मेरे बच्चे, कभी कभी आप प्रैक्टिकली अगर समझो, प्रैक्टिकली समझो कि कभी आप अपने घर की सफाई वफाई करते हो या चेंज करते हो, अपना हाउस चेंज करते हो, तो तुम्हें पहले से जो आइडिया है कि नहीं हमारे पास यह है, यह है, यह है, यह है,
लेकिन जब आप चेंज करने लगते हो घर या सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने लगते हो, तो जब पैकिंग वैकिंग करने लगते हो, सब इकट्ठा करने लगते हो, सामान को जब इकट्ठा करने लगते हो तो तुमको अचानक से पता चलता है कि अरे यह देखो हमारे पास यह भी चीज़ है, यह भी है, इसको तो हम जानते ही नहीं थे, यह भी हमारी एसेट्स एक है। तो ऐसे बिजनेस में भी होता है, पार्टनरशिप फर्म में भी होता है कि अचानक से कुछ पता चल जाता है कि अरे अरे देखो ये भी है, जो बुक में रिकॉर्ड नहीं थी, जो पहले से पता नहीं है, बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो जो बुक में रिकॉर्ड नहीं है पहले से, वह भी एसेट्स पता चल रही है उस टाइम पे, तो उसको भी हमें क्या करना होगा, सेल करना ही पड़ेगा। सर क्या इसको जो है ध्यान देना, क्या इसको हम ट्रांसफ़र नहीं किए हैं रियलाइजेशन अकाउंट में? नहीं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं किए गए होते हैं रियलाइजेशन में वो ट्रांसफ़र नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है हमें, जो जिसकी वैल्यू पता है, जो हमें पता है नहीं यह फर्म की एसेट्स है, यह फर्म की लाइबिलिटीज़ है, उनका अकाउंट क्लोज करके उनके लिए नहीं जनरल एंट्री पास किए हैं। लेकिन जिनके बारे में पता ही नहीं है, जो हमें एसेट्स जिस एसेट्स लाइबिलिटीज़ के बारे में पता है, उनका अकाउंट हमने क्लोज किया रियलाइजेशन में ले जा करके ट्रांसफ़र करके। लेकिन जिसके बारे में पता ही नहीं है तो उनका हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे उस समय? अब हमें आज पता चल रहे हैं तो आज हमें उसको सेल करना पड़ेगा। सेल करेंगे तो उससे हमें क्या होगा, इनकम होगा। उससे हमें क्या होगा जी, इनकम होगा। बोलो, उससे हमें इनकम होगा ना। तो अगर किसी एसेट्स लाइबिलिटीज़ के ऊपर जो इनकम भी होगा, इनकम या लॉस जो भी होगा, वह सब रियलाइजेशन अकाउंट में ही दिखाया जाएगा। एसेट्स लाइबिलिटीज से रिलेटेड जो कुछ भी होंगे, इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, वह सब कहाँ दिखाए जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ही दिखाए जाते हैं। यानी अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर बेची गई तो उससे जो पैसा आएगा उसके लिए जो जनरल एंट्री पास की जाएगी वह की जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी मार्केट वैल्यू थी उसकी, जो जिस वैल्यू पे वो बिकी है वह वैल्यू हम लिख देंगे जो मार्केट वैल्यू उसकी है। बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड फॉर कैश, नरेशन लिख दिए। सर एंट्री दोनों में सेम है, एंट्री दोनों में सेम है, एंट्री दोनों में सेम है, लेकिन सेंस अलग है, समझने का सेंस अलग है। यहाँ देखो, यहाँ पे यह इनकम है, यहाँ पे क्या है, इनकम है, और यहाँ पे एसेट्स हमारा कम हो रहा है, एसेट्स रिड्यूस हो रहा है। एसेट्स को हमने सेल किया तो एसेट्स हमारा क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। और यहाँ पे अचानक से हमें एक इनकम समझ में आ गई, हो ठीक है, तो सेम है। अब ऐसे ही समझ लो कि सेम ही एंट्री पास होंगी, ज़्यादा दिमाग ना लगाना चाहो तो कोई दिक्कत है नहीं। रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड एसेट्स को जब सेल किया जाएगा तो यह एंट्री पास की जाएगी। क्लियर। अब होता क्या है नेक्स्ट स्टेप कि व्हेन एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, व्हेन एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, जैसे ही फर्म ने किया क्या कि आप अपने एसेट्स को सेल करने गया, एसेट को सेल करना चाह रहे, मान लो फर्नीचर है या मशीनरी है या कोई है बिल्डिंग है, उसको सेल कर रहा है, सेल होने जा रहा है, तो कोई पार्टनर कह दिया कि देखो भैया ऐसा है कि आप इसे सेल कर रहे हो 10 लाख 20 लाख 25 लाख में, तो ऐसा करो कि आप इसे सेल मत करो, या हमें ही दे दो। पार्टनर्स कह रहा है कि हमें ही दे दो, हमें ही सेल कर दो, हम उतना पैसा आपको दे देंगे। अब ये दूसरे को क्या दोगे, ऐसा होता है। पार्टनर्स में कोई कह दिया ABC, कोई एक कह दिया कि नहीं हमें यह संपत्ति या एसेट्स हमें दे दो, हम इसको खरीद लेंगे, तो वह ले लेगा। तो उस कंडीशन में अगर कोई एसेट्स लिया जा रहा है पार्टनर्स के द्वारा, पार्टनर्स ले रहा है, तो उस कंडीशन में हम एंट्री जो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से उतना पैसा ले लिया जाएगा या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट उतना कम हो जाएगा। अगर पार्टनर्स कैश तुरंत कैश में पेमेंट नहीं कर रहा है, यानी जो भी पार्टनर से लेना होता है उसके कैपिटल अकाउंट से लिया जाता है, तो पार्टनर्स अगर कोई एसेट्स ले रहा है बिजनेस का, सेल परचेज कर रहा है, तो पार्टनर्स को उतना पेमेंट करना होगा, तो उतना अपने कैपिटल अकाउंट्स जब पार्टनर्स को पेमेंट करने के लिए क्या होगा जी, पार्टनर से रिकवर करना है, अगर पार्टनर से लेना है अगर फर्म को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देगा, डेबिट कर देगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, यानी क्योंकि फर्म की क्या हो रही है, इनकम हो रही है। फर्म की जब इनकम होगी, फर्म में एसेट्स को बेचने के बाद जो कुछ आएगा, फर्म में एसेट्स को बेचने के बाद जो अमाउंट आती है वह रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है, और उस रियलाइजेशन अकाउंट इनकम है, यानी उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा।
मतलब जो अमाउंट आ रही है रियलाइज़ होकर के वह एज ए इनकम ट्रीट किया जाएगा, और जब इनकम होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ये क्लियर है। जब कोई पार्टनर टेक ओवर करता है किसी एसेट्स को तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, ये क्लियर हुआ कि नहीं जी, ये क्लियर हुआ कि नहीं। किस अमाउंट में जो भी एग्री हो गया उनके बीच में, जो भी पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो भी एग्री हो गया अमाउंट कि नहीं चलो 20 लाख की तो बिक रही है, लेकिन चलो हम 19 लाख में एग्रीमेंट उन्होंने करे कि चलो 90 लाख में एग्री हो गए फर्म और पार्टनर कहा कि चलो भाई हम पार्टनर हैं फर्म के ही, हमें ही दे दीजिए, हाँ इतने में दे दीजिए। अगर वह दोनों एग्री हो जाते हैं तो उतने में उसको दे दिया जाएगा, यानी उतने से उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। चाहे वह एसेट्स रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, सेम काम है। चाहे वह रिकॉर्डेड एसेट्स ले रहा हो चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले रहा हो पार्टनर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम एंट्री पास होगी। अब नेक्स्ट है कि व्हेन एसेट्स इज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रेडिटर्स जो होते हैं, जो फर्म के जो क्रेडिटर्स होते हैं जिनको पेमेंट करना होता है फर्म को, जो फर्म पेमेंट करना होता है एज ए लाइबिलिटीज़, तो क्रेडिटर्स कहते हैं कि चलो देखो ऐसा है कि आपने अपने एसेट्स को तो बेच ही रहा है, बेच करके ही पेमेंट करोगे, तो चलो हमको एसेट्स ही दे दो। क्रेडिटर्स ने कहा, क्रेडिटर्स अगर कोई फर्म की एसेट्स लेता है अपने पेमेंट के लिए, मान लो क्रेडिटर्स को 10 लाख का पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स को 10 लाख चाहिए, यानी फर्म को पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को कितना, 10 लाख का, और वह एसेट्स को बेचने लगी, कोई मान लो अपनी बिल्डिंग बेच रही है 10 लाख की, तो क्रेडिटर्स ने कहा, या 9 लाख की बिल्डिंग अपनी बेच रही है मार्केट में, तो क्रेडिटर्स ने कहा कि चलो भैया 10 लाख का हमारा है अमाउंट, 10 लाख आपको पेमेंट करना है, चलो हमें आप यही बिल्डिंग अपनी दे दो, हम अपना पेमेंट मान जाएंगे, हम अपना पेमेंट का सेटलमेंट कर लेंगे, सेटल हमारा हो जाएगा पेमेंट। तो जब फर्म की कोई एसेट्स क्रेडिटर्स लेता है या एसेट्स से कोई लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है, तो उस कंडीशन में कोई भी एंट्री नहीं पास करते हैं, कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्यों नहीं एंट्री पास करते हैं, तो उसके लिए रीज़न है। देखो मेरे बच्चे, क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ, क्रेडिटर्स कम हो गया, क्रेडिटर्स कम हो यानी लायबिलिटीज़ कम हुई, तो लायबिलिटीज़ जब कम होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लायबिलिटीज़ का कम होना, लायबिलिटीज़ का डिक्रीज़ करना क्या होगा जी, डेबिट होगा। जब लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ करेगी, कम होगी, तो डेबिट करेंगे। तो लायबिलिटीज़ यानी क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स का तो नाम यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि क्रेडिटर्स तो ट्रांसफ़र कर दिया गया है रियलाइजेशन में, तो उसके जगह में कौन सा नाम यूज़ करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दिए जी, डेबिट कर दिए। अब देखो, अब एसेट्स फर्म से क्या, फर्म की जो एसेट्स थी अब वह चली गई, फर्म की एसेट्स चली जाएगी ना, क्योंकि वो तो क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहा है एसेट्स के थ्रू, तब वह तो मान लो बिल्डिंग ख़त्म हो जाएगा, बिल्डिंग चला जाएगा, यानी एक बिल्डिंग नाम की एसेट्स कम हो गई, रिड्यूस हो गई। यानी जब एसेट्स रिड्यूस होता है, एसेट्स कम होता है, तो एसेट्स के अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन एसेट्स चूँकि वो बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर दिया गया है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसके जगह पर हम क्या नाम लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आपस में कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए। इसीलिए इस कंडीशन में हम नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं पास करते हैं जब किसी भी क्रेडिटर्स का पेमेंट, किसी लायबिलिटीज़ का पेमेंट एसेट से किया जाता है। तो इज इट क्लियर। चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिटर्स ले रहा हो, चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले रहा हो, चाहे रिकॉर्डेड एसेट्स अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ले रहा हो, चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट्स अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ले रहा हो, कोई भी ले, बस यह सेंस निकलना चाहिए कि एसेट्स का लायबिलिटीज़ का पेमेंट एसेट के थ्रू हो रहा है, उस कंडीशन में कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी, कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अब तो यह हुआ एसेट्स के सेल करने की बात। एसेट्स जब सेल हुआ तब क्या हुआ, एसेट सेल हुआ, पहले कैश में सेल हुआ, तब हमने एंट्री देख लिया। रिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट सेल हुआ कैश के फॉर्म में, तब हमने क्या जनरल एंट्री पास किया। फिर हमने देख लिया
कि अगर कोई एसेट्स पार्टनर लेना चाह रहा है, कह रहा है कि आप बेचो ना मार्केट में, हमें ही दे दो, तो उस कंडीशन में क्या जनरल एंट्री होती है, यह देख लिया आपने। फिर आपने देखा कि अगर कोई क्रेडिटर्स या कोई लाइबिलिटीज़ का पेमेंट अगर एसेट्स के थ्रू होता है, या क्रेडिटर्स कहता है कि नहीं हमें यह एसेट्स दे दीजिए, हमारा पेमेंट सेटल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कोई एंट्री पास नहीं होती है, यह आपने देखा। अब बात आती है कि लाइबिलिटीज़ के पेमेंट की, कि लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कैसे किया जाएगा। एसेट्स का तो हमने देख लिया, लाइबिलिटीज़ का देख लें। लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा लाइबिलिटीज़ का। तो पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, चाहे वो लाइबिलिटीज़ रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा जी। पेमेंट कैसे किया जाएगा, पेमेंट करने के समय क्या एंट्री पास की जाएगी। व्हेन रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आर पेड इन कैश, अगर लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कैश में किया जा रहा है, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कैश में किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम जनरल एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सर इसे समझाएं थोड़ा सा। अगर किसी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट होगा कैश में, तो कैश क्या हो जाएगा, फर्म का कम हो जाएगा। जो भी कैश आया सेल आउट करने पे एसेट्स को, तो अब वह कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैश जब कम होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और लाइबिलिटीज़ का हमने पेमेंट कर दिया, तो लाइबिलिटीज़ अब खत्म हो रही है। लाइबिलिटीज़ क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो लाइबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ करती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो लाइबिलिटीज़ की जगह पे हम क्या नाम यूज़ करेंगे, रियलाइजेशन। हमने बार बार कहा कि अब लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की जगह पे हमने जब ट्रांसफ़र कर दिया लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को जब रियलाइजेशन में, तो उसकी जगह पे हम क्या कौन सा नाम यूज़ करेंगे, रियलाइजेशन का। यानी लाइबिलिटीज़ कम हुआ, लाइबिलिटीज़ को जब डेबिट करेंगे, यानी किसको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज़ किस में ट्रांसफ़र हो चुकी है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री हुई जी, रियलाइजेशन लाइबिलिटीज़ का जब पेमेंट हुआ कैश के फॉर्म में, तो लाइबिलिटीज़ ख़त्म, यानी रियलाइजेशन उतने अमाउंट से कम हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। या कैश में जब पेमेंट होगा लाइबिलिटीज़ का, तो उस कंडीशन में हम जनरल एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग लाइबिलिटीज़ पेड इन कैश। इज इट क्लियर। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ की भी वही बात है, अनरिकॉर्डेड भी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाएगा तो वही एंट्री की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक। इज इट क्लियर। लेकिन अगर कोई लाइबिलिटीज़ का पेमेंट पार्टनर करता है, किसी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट पार्टनर करता है, तब हम क्या एंट्री पास करते हैं। किसी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट अगर पार्टनर्स करने के लिए कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री पास की जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटीज़ तो ख़त्म हुई, लाइबिलिटीज़ तो ख़त्म हुई ना। तो लाइबिलिटीज़ जब ख़त्म हुई यानी डिक्रीज़ की लाइबिलिटीज़, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ कर रही है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो वह पेमेंट किसको करना है, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किसे करना है, फर्म को करना है। अगर फर्म को पेमेंट करना है और फर्म ना पेमेंट करके कोई पार्टनर्स कर रहा है, तो फर्म को पेमेंट तो करना पड़ेगा पार्टनर्स को तो उतना पैसा देना ही पड़ेगा, पार्टनर्स को तो पैसा देना पड़ेगा, उतना उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पैसा जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर लाइबिलिटीज़ का पेमेंट होता है, कोई पार्टनर्स करता है लाइबिलिटीज़ का पेमेंट, फर्म की लाइबिलिटीज़ का पेमेंट, फर्म के लाइबिलिटीज़ का पेमेंट अगर किसी पार्टनर्स के थ्रू किया जा रहा है, तो वह जनरल एंट्री पास होगी उस कंडीशन में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग पार्टनर्स एग्री टू पे अ लाइबिलिटी, बीइंग पार्टनर्स एग्री टू पे लाइबिलिटी। तो यह हुई बात हमारी बच्चे जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर की। अकाउंटिंग प्रोसीजर में हमने आपको दिखाया आज की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और फिर रियलाइजेशन अकाउंट से सभी काम करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता चलता है, फर्म में हम ये पता करते हैं कि एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, और उन सबको उठा करके हम कहाँ भेज देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। और फिर रियलाइजेशन अकाउंट से जितनी भी एसेट्स हैं हम क्या करते हैं, उनको सेल करते हैं, और फिर लाइबिलिटीज़ का हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं।
ये बातें क्लियर हो गई। कुछ और जो है जनरल एंट्रियाँ इसमें हैं, कुछ और जनरल एंट्रियाँ इसमें हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे बताया आपको कि जो एसेट्स है जिसमें फिक्टिशियस एसेट्स जो होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स जिनको कंसीडर नहीं किया जाता है एसेट्स में, तो उनका क्या किया जाएगा, तो उनका हम बताएं या आपको पीछे चैप्टर्स में कि वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन से उस रियलाइजेशन अकाउंट से उसका कोई मतलब होता नहीं है, वो कुछ किसी रिलेटेड होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस, तो वह अलग कंडीशन है। फिर आ जाएगा आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री यानी ये सब काम करते समय, यानी बिजनेस को बंद कराते समय कुछ खर्च होते हैं, एसेट्स को सेल करते समय, लायबिलिटीज़ का पेमेंट करते समय कुछ ऐसे खर्च, यानी फर्म को बंद करने में जो खर्च हैं लगते हैं उनका पेमेंट कैसे किया जाएगा, उसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर है तो उसके लिए तो अभी कुछ एंट्रियां हैं जिनको हम कल देख लेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद हम जनरल एंट्री पे क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम आपको बताना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करके कल लेक्चर को अटेंड करना। अगर इतना रिवाइज़ नहीं करोगे तब कल का लेक्चर्स आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आने का क्या सेंस है जी, समझ में आने का सेंस यही है कि जब आप बातों को रिवाइज़ करते हुए नहीं चलोगे तब कंसेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएंगे, अच्छे से प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, क्वेश्चंस बन नहीं पाएंगे, हमेशा रटना पड़ जाएगा कि नहीं यहाँ पे क्या हुआ था, हमेशा पेज को आगे पीछे करना पड़ेगा, यह जबकि सही नहीं है। तो आप अच्छे प्रॉपर तरीके से नोट करते चलो सब चीज़ों को और रिवाइज़ करते चलो। बाकी आप क्वेश्चन देखोगे तो मोस्टली क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे आप, लेकिन कुछ और बाकी चीज़ें हैं जो बची हुई हैं जनरल एंट्री को लेकर के, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। फिर हम जनरल एंट्री कर लेंगे, फिर उसके बाद लेजर अकाउंट की बात आती है, तो लेजर अकाउंट जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं।